नमस्कार, मैं बलजीत ढाका फ्रेंडली राइस कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस प्रेजेंटेशन में हम लॉन्च कर रहे हैं एचसीएस के लिए नया बैच, ऑनलाइन बैच। ये स्टार्ट होगा 9 फरवरी से स्टार्ट होगा। इसलिए जिस स्टूडेंट्स को एचसीएस की तैयारी करनी है वो इस बैच को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन में पूरी जानकारी देंगे, पूरी गाइडेंस देंगे, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, कौन अप्लाई कर सकता है। बहुत सारी जानकारी इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको मिलेगी, इसलिए ये वीडियो आप आखिर तक जरूर देखें। जैसा आप जानते हैं कि हरियाणा सरकार है वो बहुत जल्दी ही, एचपीएससी बहुत जल्दी ही नोटिफिकेशन इशू करने वाली। हो सकता है 1 महीने में नोटिफिकेशन आ जाए, हो सकता है 2 महीने में आ जाए, 15 दिन में आ जाए, लेकिन अगले 6 महीने आपके लिए बहुत ही मैं बोल सकता हूं कि बिजी रहने वाले हैं। जो एचएस का एस्पिरेंट है, सिविल सर्विसेज का एस्पिरेंट है, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसमें अप्लाई करते हैं। तो जो सिविल सर्विसेज के लिए एस्पिरेंट है उसके लिए अगले 6 महीने बहुत ज्यादा बिजी होने वाले हैं। 145 पोस्ट, 48 एसडीएम की पोस्ट, इतनी बड़ी संख्या में 48 एसडीएम पोस्ट, वो आपको दोबारा इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है। इसलिए जिन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है वो जरूर तैयारी स्टार्ट कर दे, और जिन्होंने तैयारी स्टार्ट कर दी है वो इस काम को सीरियसली ले, मतलब तैयारी को सीरियसली लें। ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू स्टार्ट करें, वो टेस्ट सीरीज स्टार्ट करें जिन्होंने तैयारी कर ली है, और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट जब वो करेगा तभी कंपटीशन है, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला है। सारे जो यूपीसी की तैयारी कर रहे हैं, एचसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, सभी इस एग्जाम को अप्लाई करने वाले हैं। और जो एसएससी सीजीएल वगैरह के स्टूडेंट है वो भी इसको अप्लाई करने वाले हैं। तो एक बड़ा कंपटीशन होने वाला है। आमतौर पर एचसीएस के एग्जाम में जैसे पिछली बार 1,40,000 स्टूडेंट बैठे थे, इस बार पूरी संभावना है कि 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट इस एग्जाम में बैठेंगे, क्योंकि वैकेंसी काफी ज्यादा है। और उसमें जो एसडीएम की वैकेंसी है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट की जो वैकेंसी है वो बहुत ज्यादा है। तो अगर आप पूरी एचएस की गाइडेंस चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बहुत सारी चीजें, जैसे प्रीवियस ईयर पेपर है, सिलेबस है, डेली करंट अफेयर्स है, हरियाणा से रिलेटेड जानकारी है, इंडिया से रिलेटेड जानकारी है, वो पूरी की पूरी आपको हमारी वेबसाइट baljeetdhaka.com, जो कि फ्रेंडली राइस की वेबसाइट है, वहां पे जाकर आप एचएस में जाकर सारी चीजें देख सकते हैं। या इसके अलावा जो न्यूज हम लोग जैसे कि इसमें मंथली करंट अफेयर्स जनवरी मंथ का अपडेट किया गया है, यहाँ पे ये सारे आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैंने बहुत सारे गाइडेंस वीडियो भी बनाए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। गाइडेंस वीडियो आपको कहां पे मिलने वाले हैं? ये गाइडेंस वीडियो आपको यहां पे मिल जाएंगे, एक ही जगह पे सारे वीडियो इकट्ठे हैं, तो आप ये भी जरूर देख सकते हैं। अगर आप एचएस की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ इस साइट ये साइट आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। आने वाले टाइम बहुत सारी चीजें, हम नई चीजें लाने वाले हैं। यहाँ पे पीछे आईटी की टीम काम कर रही है, तो आपको जल्दी ही अगले 1-2 महीने में आपको बहुत सारी चीजें इस पे मिलने वाली है। जिन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है, देर आए दुरुस्त आए, अभी इमीडिएटली स्टार्ट कर दीजिए। आज से ही आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी है। अगर आप पहले स्टार्ट करते हैं, कई बच्चे क्या करते हैं, कभी एडमिट कार्ड का वेट करते हैं, कभी रोल नंबर का वेट करते हैं, कभी एग्जाम डेट का वेट करते हैं, कभी नोटिफिकेशन का वेट करते हैं, तो एक्चुअल में जो वेट करने वाले वो एप्लीकेंट बन जाते हैं। आपको एस्पिरेंट बनना है, इसलिए जल्दी से आपको इसको स्टार्ट करना है। ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, क्योंकि जब नोटिफिकेशन वगैरह आएगा, एडमिट कार्ड आपका आएगा, रोल नंबर आपका आएगा, तब वो समय होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू करने की सिचुएशन में होंगे, मतलब रिवीजन करने की सिचुएशन में होंगे। हायर चांसेस ऑफ रिवीजन कैन मैनेज टाइम इन ए बेटर वे, मोर टाइम टू कवर सिलेबस, मोर प्रैक्टिस। ये आपको पहले से स्टार्ट करने का फायदा मिल जाता है, दूसरों के ऊपर लीड मिल जाती है। एचएस का एग्जाम है क्या? जो स्टूडेंट्स नए हैं, जिनको एक बार आइडिया नहीं है, तो ये हरियाणा की सबसे बड़ी पोस्ट है। तो जिन बच्चों को जो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पोस्ट चाहते हैं, जैसे कि एसडीएम है, डीएसपी है, तहसीलदार है, इस तरह की जो पोस्ट चाहिए, जिसको ए ग्रेड ऑफिसर, लाल बत्ती गाड़ी वाला पोस्ट है, तो वो उसके लिए ये एग्जाम है। ये एग्जाम कौन तैयारी कर सकता है? जो ग्रेजुएट है वो तैयारी कर सकता है, जिसकी उम्र 21 से 42 साल के बीच में जनरल कैटेगरी में, और एससी ओबीसी में एज पर रिजर्वेशन के रूल होते हैं, उसके अनुसार रिलैक्सेशन मिलती है। तो वो सारे के सारे इसको अप्लाई कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। 21 से 42 जैसे मैंने बताया। एजुकेशन ग्रेजुएशन का मतलब क्या है? यहाँ पे ग्रेजुएशन से आपकी बीए हो, बीएससी हो, बीटेक हो, एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, होटल मैनेजमेंट से हो, कोर्सपेंडेंस हो, किसी तरीके से आपने ग्रेजुएशन की है, चाहे आपकी 35% हो या 85% हो, सारे बराबर है। तो क्योंकि आगे टेस्ट लेना है एचपीएससी को, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ये एक रिक्रूटमेंट बॉडी है जो कि आपका टेस्ट लेगी,
और हरियाणा गवर्नमेंट है वो वैकेंसी बताती है कि हमें इतनी वैकेंसी चाहिए ताकि वो रिक्रूटमेंट करके इसको दे दे। ये एग्जाम कितनी भी बार दे सकते हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट की कोई लिमिट नहीं है, जैसे यूपीएससी में लिमिट होती है या किसी दूसरे एग्जाम में, कुछ कई एग्जाम में लिमिट होती है। तो आप जब तक कि 42 साल की एज है, अगर आज आपकी एज 30 ईयर्स है, स्टार्ट की है आपने तैयारी या कॉलेज में है स्टार्ट की है तैयारी, तो आपके पास एक लंबा रास्ता है। आप हो सकते हैं इस बार सिलेक्शन हो, अगली बार तैयारी जारी रखनी चाहिए आपको। अगर आप एसडीएम या एचसीएस बनने के ख्वाब रखते हैं तो उस केस में आपको लगातार तैयारी जारी रखनी चाहिए। एग्जाम कब और कहां होता है, ये एग्जाम क्या हर साल होता है, ये कई बार स्टूडेंट के दिमाग में आता है। अगर हम देखे जाए तो ज्यादातर आज के टाइम में जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो हर साल एग्जाम कंडक्ट करने लगे, जैसे यूपी पीसीएस हुआ या बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ, उड़ीसा हुआ, ये कर लेते हैं। अभी पीसीएस हुआ। हरियाणा में क्या है कि अभी जैसे 2018 में एग्जाम हुआ तो सर्टनली इस साल एग्जाम तो होना ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये एग्जाम कब होगा इसके बारे में बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कि मंथ बताना मुश्किल हो जाता है, लेकिन बहुत जल्दी ही इसका नोटिफिकेशन आने के बाद में लगभग 3-4 महीने में फिर एग्जाम हो जाएगा। तो मानकर चलिए कि आप अगस्त तक आपको ये अच्छी से तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगस्त या इसके आसपास आपको एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम स्कीम क्या है, पहले प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, 3 स्टेजेस में ये एग्जाम होता है। जो प्रीलिम्स होता है वो एक स्क्रीनिंग होता है, मतलब कि जितनी वैकेंसी होती है, अगर फॉर एग्जांपल 145 वैकेंसी है तो इसका 15 गुना मेंस में आते हैं और उसका लगभग 2.5 से 3 गुना है वो इंटरव्यू में आते हैं। तो मेंस का जो एग्जाम है वो मेरिट पर्पज के लिए और इंटरव्यू मेरिट पर्पज के लिए काउंट होता है। इंटरव्यू का रोल बहुत ज्यादा नहीं होता, 75 मार्क्स होते हैं, लेकिन मेंस का रोल होता है वो 600 होता है। तो टोटल 675 में आपको फाइनल डिसीजन होगा आपका कि आपकी क्या रैंक आ सकती है। तो मेंस है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसकी प्रैक्टिस करना, राइटिंग करना। हमने टेस्ट सीरीज भी चला रखी है इसके लिए और कोर्स भी चला रखा है, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। एग्जाम क्या, व्हाट इज प्रीलिम्स, प्रीलिम्स का एग्जाम क्या है वो देख लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग का एग्जाम तो यही है और ये जब तक क्वालिफाइड नहीं होगा आप मेंस में नहीं जाएंगे। ये अलग बात है कि मेंस की तैयारी, प्रीलिम्स की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी सारी इंटीग्रेटेड तैयारी होती है, लेकिन प्रीलिम्स है उसको निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार क्या होता है कि आप बहुत अच्छे हैं राइटिंग स्किल्स में लेकिन प्रीलिम्स नहीं निकलता, तो प्रीलिम्स को निकालने के लिए आपको अलग स्ट्रेंथ चाहिए, मेंस को निकालने के लिए आपको अलग स्ट्रेंथ चाहिए, ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। जो 2 पेपर होते हैं प्रीलिम्स में वो कौन से पेपर होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला पेपर होता है जनरल स्टडी का और दूसरा पेपर होता है सीसेट का। ये पेपर एक ही दिन में होंगे, एक सुबह पेपर होता है, एक शाम को होगा, 2-2 घंटे के ये पेपर होते हैं, मतलब एक ही दिन में काम निपट जाएगा आपका प्रीलिम्स का। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट, आर्ट, कल्चर, हेरिटेज, इन्वायरमेंट, मिसलेनियस, जीके, करंट अफेयर्स, हरियाणा जीके। सिलेबस काफी ज्यादा वास्ट है। फैक्चुअल चीजें आती है तो आपको फैक्चुअल पे ज्यादा प्रैक्टिस या ज्यादा होल्ड रखना पड़ेगा। हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन ये आगे पीछे हो सकते हैं, कई बार 20 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। हरियाणा जीके से 5-7 क्वेश्चन या हो सकता है 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। करंट अफेयर से 4-5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि 2-3 क्वेश्चन से लेकर 12-15 क्वेश्चन के बीच में ये सारे वेरी करते हैं। सीसेट, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके दिमाग में ये लगा हुआ है कि 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, आएंगे छोड़ देंगे इसको, पता चला उसी के 20 क्वेश्चन आ गए। सिविल सर्विसेज में आपको हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार होना पड़ता है और सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। वास्ट सिलेबस है तो वास्ट कवरेज चाहिए आपको। सीसेट क्या है, जो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ये क्वालिफाइंग है, मतलब कि इसमें 33% लेने हैं आपको। अर्थमेटिक, एडवांस मैथमेटिक्स, वर्बल, नॉन वर्बल, कॉम्प्रिहेंशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, डिसीजन मेकिंग, ये इसका सिलेबस होता है। मोटे तौर पे 3 चीजें इसमें, एक मैथ होता है, एक रीजनिंग होती है और एक कॉम्प्रिहेंशन होता है। मैथ का लेवल बहुत बेसिक होता है, 10वीं तक का मैथ होता है। जिसका मैथ कमजोर है वो क्या कि मेन टॉपिक कर सकता है कि मुझे क्वालिफाइंग है, 100 में से 33 नंबर लेने हैं, लेकिन फिर उसके कॉम्प्रिहेंशन ठीक होनी चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन अगर आपने ठीक ठाक पढ़ाई की हुई है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बहुत हाई लेवल के कॉम्प्रिहेंशन भी नहीं होते, नॉर्मल टाइप के कॉम्प्रिहेंशन होते हैं। कुल मिलाकर आप बोल सकते हैं ये पेपर तो नॉर्मल होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चे काफी कमजोर होते हैं कई चीजों में और वो इतनी मेहनत नहीं करते जितनी चाहिए होती है, या इतनी प्रैक्टिस नहीं करते जितनी की रिक्वायरमेंट है। तो ये एग्जाम है सीसेट का, वो ज्यादा प्रैक्टिस ओरिएंटेड एग्जाम है, मतलब ये स्पीड आपकी मांगेगा, आप थोड़ी प्रैक्टिस मांगेगा। फिर आप अगर आप 40-50 नंबर का भी आप रेगुलर ले रहे हैं मॉक टेस्ट में तो फिर 33% आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये सीसेट भी जरूरी है, क्योंकि अगर आपने इसमें कितना स्कोर कर दिया
ठीक है, ये भी 100 नंबर का आएगा और ये भी 100 नंबर का आएगा, दोनों 100 नंबर के आते हैं। आपने जीएस में बहुत ज्यादा स्कोर कर दिया लेकिन उसमें फेल हो गए तो भी एक चैलेंज होगा, तो उसमें कम से कम फेल नहीं होना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज होगी। जनरली कुछ बच्चे कुछ गलतियां करते हैं, वो कौन कौन सी गलतियां हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक गलती तो यही होती है जो हम सी सेट का जिक्र कर रहे थे। सी सेट भले ही क्वालिफाइंग है लेकिन इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। स्पेशली जो नए हैं जिन्होंने किसी कंपटीशन की तैयारी नहीं की है, उनको तो उनके दिमाग में ये बिल्कुल भी ये नहीं आना चाहिए कि उनका सी सेट क्वालिफाई हो जाएगा आराम से। हो सकता हो जाए लेकिन वो पहले देखें कि क्या कहां पे स्टैंड कर रहा है, क्या उसको प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग क्वेश्चन आ रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन आ रहे हैं। अगर 33% के रेंज से वो कितना बाहर है, कितना अंदर है, क्या समय पे क्वेश्चन कर पाएगा। तो यहां पे इसको लाइटली न ले, पहले तो ये गलती कर देते हैं बच्चे कि लाइटली ले लेते हैं। दूसरा क्या है कि वो वेट करते रहते हैं, कभी नोटिफिकेशन का वेट करेंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगा तो फिर एग्जाम डेट का वेट करेंगे, एग्जाम डेट आ जाएगी तो फिर वो एडमिट कार्ड का वेट करेंगे, एडमिट कार्ड का वेट आ जाएगा तो फिर किसी और चीज कोई कोर्ट केस का वेट करेगा, किसी ने कोर्ट केस कर दिया तो इसमें क्या है कि बच्चे कई उलझे रहते हैं। उनका काम है पढ़ाई करना कम और वेट करना ज्यादा हो जाता है, तो वो वेटिंग में हमेशा रहेंगे, फिर कई साल तक वेटिंग में रहते हैं। तो आपको इमीडिएटली एक्शन ओरिएंटेड इंसान बनना है, एक्शन लेना है, तैयारी स्टार्ट करनी है, किसी चीज का वेट नहीं करना है। दूसरा आ जाता है कि और कौन सी गलतियां होती है कि कई चीजों को बहुत ज्यादा इजी चीज पे फोकस कर लेते हैं, जैसे, और ये बहुत तकलीफदेह है। हरियाणा जी के, अभी मैं हरियाणा जी के स्टार्ट करने वाला हूं इस चैनल पे, बहुत सारी चीजें मैं हरियाणा जी की बताऊंगा या हमारी टीम बताएगी। और मैं साथ में आपको वार्निंग भी दे रहा हूं कि हरियाणा जी के हो सकता है हम बच्चों का एचएस में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए करवाएं, लेकिन आपको ये दिमाग में रखना है कि हरियाणा जी किसी को एग्जाम क्वालिफाई नहीं होना है आपका। वो सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी आपको, साइंस भी पढ़नी पड़ेगी, करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, ज्योग्राफी भी पढ़नी पड़ेगी, इकोनॉमिक्स भी पढ़नी पड़ेगी। तो जो आसान नहीं है, स्पेशली इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट है, बच्चों को बहुत बोरियत लगता है कई बार और वो पढ़ते नहीं है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर ये चीजें नहीं पढ़ी तो उसका फिर एक हरियाणा जी के पढ़ने से कोई सिलेक्शन नहीं होने वाला है, और मेंस में इसका कोई ज्यादा रोल है ही नहीं फिलहाल। तो नॉट एबल टू मेक डेली शेड्यूल, कई बार क्या करता है कि बच्चा 10 दिन पढ़ लिया, उसके बाद क्या है कि 10 दिन गायब, छुट्टी पे मामा की चला गया या बहन की शादी है। तो इस तरह से पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान है जब पढ़ता है ना वो भूल जाता है साथ साथ में। इसलिए रिवीजन करना और लगातार पढ़ना ये दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, ये दोनों के इर्द गिर्द ही आपकी तैयारी घूमनी चाहिए। आपको यह भी समझना है कि आपके रियल कॉम्पिटिटर कौन है। रियल कॉम्पिटिटर का मतलब क्या है कि कौन वास्तव में सही ढंग से तैयारी कर रहा है। यूपीएससी का एस्पिरेंट है, आरएस का जिसने इंटरव्यू भी दिया है, पिछली बार एचएस का भी इंटरव्यू दिया था या मेंस में पहुंचा था, तो जिन्होंने की उसकी एग्जाम की समझ है। कई बार क्या है, भीड़ भी चलना स्टार्ट कर देते हैं, वो उसने अप्लाई किया, मैंने भी अप्लाई किया, वो नहीं पढ़ रहा, मैं भी नहीं पढ़ रहा, उसने उस तरह की चीजें पढ़ रही, मैं भी उस तरह की चीजें पढ़ रहा हूं, तो उसमें वो गायब हो जाता है। ये कोई ग्रुप डी का ग्राम सचिव टाइप का एग्जाम नहीं है, ये पूरा मेंस, प्रीलिम्स, इंटरव्यू, और थोड़े हाई स्टूडेंट लेवल के स्टूडेंट है या थोड़े से सिंसियर और मेच्योर स्टूडेंट है, मेच्योरिटी लेवल जिनका अच्छा होगा, वो इसमें आपको टक्कर देंगे। तो इस बात का भी जरूर ध्यान रखें। डिस्ट्रैक्शन, जो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, कोर्ट केसेस में फुल बिजी रहना, इधर सोशल मीडिया में ये पोस्ट आ गई, फेसबुक पे ये लिख दिया उसने, ये एग्जाम आ रहा है, उसने ये मीटिंग हुई, मतलब इन चीजों में बहुत बिजी है। दुनिया की सारी चीजों का पता है लेकिन एग्जाम का पता नहीं है, उसको एग्जाम की चीजें नहीं पता। ठीक है। नॉट डूइंग राइटिंग प्रैक्टिस, राइटिंग की प्रैक्टिस न करना। कई बार क्या होता है कि मान लो कोई 35 साल का, वो भी एग्जाम दे सकता है, 40 साल वाला वो भी एग्जाम दे सकते हैं, उसको राइटिंग किए हुए काफी 5 साल 10 साल हो गए हैं। स्कूल के बाद आमतौर पे राइटिंग इतनी ज्यादा होती नहीं है, कॉलेज में भी चलो थोड़ी बहुत राइटिंग कर ली है, लेकिन ये एग्जाम है ना, ये आपको 3 घंटे लगातार, देखो एक दिन में 2 एग्जाम होंगे मेंस के, तो 3 सुबह और 3 घंटे शाम को राइटिंग करनी है, लिखना वाली चीजें। तो पहले तो ये आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो वो हाथ में ही दर्द हो जाएगा। हो सकता है आपको बहुत सारी चीजें आती हो लेकिन लिख नहीं पा रहे हैं, तो एक प्रैक्टिस होना जरूरी होता है। इससे आपकी क्वालिटी ऑफ राइटिंग भी इंप्रूव होती है, आपको पता भी चल जाता है, सेंटेंस फॉर्मेशन भी अच्छा होता है, कटिंग वटिंग भी कम होनी स्टार्ट हो जाती है, किस चीज पे क्या लिखना है ये भी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो पहले राइटिंग करना, फिर पेपर चेक करवाना, इवैल्यूएशन कराना, फीडबैक को समझना, तो ये एक प्रक्रिया का हिस्सा शुरू से हो जाए तो बेटर है। या थोड़ा बहुत कम से कम सिलेबस ठीक ठाक कवर हो जाए
उसके बाद ये बेहतर है। हमने ये स्टार्ट भी कर रखा है राइटिंग प्रैक्टिस करवाना, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो इसका हिस्सा जरूर बन सकते हैं आप। हिंदी मीडियम पे जरूर से ज्यादा फोकस करना, हर चीज हिंदी में पढ़ना। ढूंढते हैं कि नोटिफिकेशन हिंदी में कहां है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हिंदी में कहां है, चाहे भले वो सारे अंग्रेजी में आए, उनको भी हिंदी चाहिए। अखबार की भी हिंदी बनाने की कोशिश करते हैं, इंग्लिश को भी हिंदी में कोशिश करते हैं पढ़ने की। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपका ये हिंदी का जो प्रेम है ना, आपको ऑफिसर बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है, आपको खुश करने के लिए तो ठीक है। इसलिए आपको अंग्रेजी भी सीखनी है, और ये कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान तरीके से अंग्रेजी सीख सकते हैं। 1-2 महीने में एक अच्छी अंग्रेजी जिसकी रिक्वायरमेंट है वो आप सीख कर सकते हैं। बस क्या है कि ये माइंड में जो ब्लॉक बन जाता है कि अंग्रेजी मुझे आएगी नहीं, मैथ मुझे आएगा नहीं, साइंस मुझे आएगी नहीं, ये जो एक माइंड का ब्लॉक होता है वो दूर करना होता है। उसके बाद आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। लैंग्वेज सीखना तो आसान ही है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, और मैथ वैथ भी सीख जाएंगे। नॉट एबल टू इंटीग्रेट प्रीलिम्स एंड मेंस प्रिपरेशन। आपका जो बहुत सारा सिलेबस होता है वो प्रीलिम्स और मेंस का इंटीग्रेटेड होता है। आप ज्योग्राफी प्रीलिम्स में पढ़ रहे हैं, वो मेंस में भी काम आती है। अगर ऑप्शनल आपने ज्योग्राफी लेकर रखा है तो वहां पे भी काम आएगी। ऐसे पॉलिटी आपने प्रीलिम्स पढ़ रखी है तो मेंस में भी काम आएगी वो। तो आप इंटीग्रेट करते हुए लिखने वाली जो आर्ट है वो आपको अलग से फिर डेवलप करनी है, ठीक है। तो अगर आप ये गलतियां होती है आमतौर पर स्टूडेंट पे, इन पे फोकस करने की जरूरत होती है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, आप दोबारा प्रीलिम्स पे आते हैं, इसके 2 पेपर होते हैं 100 नंबर के, ये 2-2 घंटे के होते हैं। 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है। एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन पेपर होता है, मतलब 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, एक आपको करेक्ट करना है, एक करेक्ट होगा उसमें इस पे निशान लगाना है। अगर गलत कर दिया तो 0.25 नेगेटिव हो जाएगा, ठीक किया तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इस तरह से ये चलता है। जो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट है, मतलब दूसरे वाला मैथ वाला, वो क्वालिफाई करना है, 33% चाहिए होता है उसमें। और ये एग्जाम होता है वो ओमआर शीट पे होता है। जो मेंस का एग्जाम होगा उसमें सीट मिलेगी, क्वेश्चन लिखा होगा, आपको उसके नीचे आंसर लिखना है। ये वो वाला एग्जाम होगा, 3 घंटे का हर एग्जाम पेपर होता है। तो एक हिंदी का पेपर होता है, एक इंग्लिश का पेपर होगा, एक जनरल स्टडी का पेपर होगा और एक ऑप्शनल पेपर होगा। टोटल कितना होगा? 600 नंबर का पेपर हो गया। इंग्लिश 100 नंबर का, हिंदी 100 नंबर का, और जनरल स्टडी 200 मार्क्स और ऑप्शनल सब्जेक्ट 200 मार्क्स, 600 नंबर। इस 600 नंबर में से देखो यूपीएससी में क्या होता है, 50% स्कोर करना भी बहुत बड़ा महाभारत हो जाता है यूपीएससी के पेपर में, क्योंकि वहां पे पेपर का जो स्टैंडर्ड भी इसी तरह से सेट किया होता है, टाइम भी कम होता है। यहां पे क्या है कि आमतौर पे जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं स्टेट के, उसमें थोड़े नंबर ज्यादा आते हैं। तो आपको एक ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा, यहाँ पे 100 में से 80-90 नंबर हिंदी में बहुत सारे बच्चे करेंगे, तो आपको भी उस लाइन में लगना है। इंग्लिश में भी 100-90 करेंगे, जनरल स्टडी है उसमें भी 150 के आसपास, 150 से ऊपर करेंगे बच्चे। तो आपको जैसे एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, जैसे एग्जाम किसी पर्टिकुलर एग्जाम का ट्रेंड है, उनके इर्द गिर्द घूमना है, न कि किसी दूसरे एग्जाम के साथ कंपैरिजन करते हुए स्टक हो जाना। आपको मुश्किल हो जाएगा। पता चला आपका यूपीएससी तो क्वालिफाई थे, आप इंटरव्यू तक पहुंच गए थे, लेकिन ये एचएस का आपसे न तो प्रीलिम्स हुआ, या प्रीलिम्स हो गया तो मेंस भी नहीं हुआ। तो ऐसा हो सकता है। इसलिए जो एग्जाम है एचएस है तो एचएस के रूप से आप सोचें, अगर यूपीएससी है तो यूपीएससी के रूप में आप सोचना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शनल पेपर होगा। ऑप्शनल कई सब्जेक्ट है, जो कई स्टेट पीसीस है उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट आजकल नहीं होते, लेकिन यूपीएससी में एक ऑप्शनल होता है और यहां पे भी एक ऑप्शनल फिलहाल है। आप न्यूज़पेपर में इस तरह की अफवाहें वगैरह, या हो सकता है आने वाले टाइम में हकीकत भी हो कि ऑप्शनल पेपर खत्म कर देना चाहिए, इस तरह की चीजें आप पढ़ते होंगे। लेकिन जो फिलहाल कोई चीज है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और वही उसके अनुसार आपको तैयारी करनी है। अगर आप इंटीग्रेटेड वाला ले लेते हैं, इंटीग्रेटेड का मतलब कि अगर आप जैसे ज्योग्राफी ले लेते हैं ऑप्शनल, तो इसका मतलब बहुत सारी तैयारी तो आप प्रीलिम्स मेंस के हिसाब से कर चुके हैं, तो थोड़ी सी और करनी है 20-1%, लेकिन राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, तो फिर आपके सामने इतना ज्यादा चैलेंज नहीं है। जो एक लिस्ट है, उस लिस्ट में 6 और भी पेपर जुड़े हैं, वो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर भी आप देख सकते हैं, वहां पे कौन कौन से जुड़े हैं, अच्छी तरह से वहां पे बताया गया है, ठीक है उनका, ताकि यूपीएससी के अकॉर्डिंग सारे सब्जेक्ट हो पाए। जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी जोड़ दिया गया, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे कि अगर आप खुद तैयारी करना चाहते हैं या कोचिंग की मदद लेना चाहते हैं, कोचिंग की मदद से आपको ये हो जाता है कि आपको सारा कंटेंट एक जगह पे मिल जाता है। आपका काम तैयारी पे होता है, ना कि रिसर्च करने पे। फिर अगर आप कोचिंग नहीं करते हैं तो क्या है कि कौन सी किताब पहले पढ़नी है, कौन सी बाद में पढ़नी है, मतलब आप कंफ्यूजन में आ जाते हैं। और कोचिंग नहीं लेते हैं तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो भी एक अपने आप में काफी होती है, क्योंकि आप टाइम वेस्ट होता है, वो भी एक कॉस्ट होती है।
लेकिन फिर भी जो अपनी जो किताबों से पढ़ना चाहता है या उसको चाहिए कि कौन सी किताब में मेरे पास होनी चाहिए, जो स्टैंडर्ड किताबें होती है, तो मैं उसकी लिस्ट आपको बता देता हूं, फटाफट आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी 6वीं से लेकर 12वीं तक एनसीईआरटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बाय माजिद हुसैन, वर्ल्ड ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन, सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी जीसी लियोंग, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस। हिस्ट्री की जहां तक सवाल है तो आरएस शर्मा, मिडेवल इंडिया बाय सतीश चंद्रा, मॉडर्न हिस्ट्री बिपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया, एनआईयूएस गवर्नमेंट वेबसाइट, ccrtindia.gov.in, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है जहां पे कि बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। इकोनॉमिक्स 9वीं से 12वीं एनसीईआरटी, रमेश सिंह, संजीव वर्मा, इकोनॉमिक सर्वे बजट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आर्ट एंड कल्चर है, वो कई बार हिस्ट्री का भी हिस्सा होता है। यूपी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई स्टेट सर्विसेज में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हरियाणा के अगर पीछे ज्यादा देखे पेपर तो इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, लेकिन ये नहीं कि आप छोड़ दें। पता चला कि इससे 20 क्वेश्चन पूछ लिए गए, हिस्ट्री से सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए, आप सदमे में आ जाओगे फिर। लेकिन सिविल सर्विसेज में ऐसा ही होता है, आपकी तैयारी है वो बहुत रिजिड नहीं होनी चाहिए। मैसेज बहुत क्लियर है कि जैसे कि मान लो अब तक हो सकता है हरियाणा एचएस के पीछे के पेपर देख लें आप, और उसमें पता चला कि आर्ट एंड कल्चर के तो ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं है, और वहां पे आ गए 20 क्वेश्चन। ऐसे ही पता चला कि इन्वायरमेंट के क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे गए आज तक, लेकिन फिर पता चला कि 20 क्वेश्चन तो इन्वायरमेंट के ही आ गए, और आप जो चीज तैयारी करके गए थे वो तो एक भी नहीं आया, या उसके तो 1-2 क्वेश्चन थे। तो मैसेज क्या है आपके लिए कि ये जो सिलेबस होता है ना, काफी ज्यादा वास्ट होता है। अब एग्जामिनर किस तरह का एग्जामिनर, उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि उसको लगता है इन्वायरमेंट ही फेवरेट है, तो पता चला इन्वायरमेंट की 40 क्वेश्चन लगा दिए। ऐसे हो जाता है, यूपीएससी में भी ऐसे हो जाता है, बाकी स्टेट पीसीएस में भी ऐसा होता है। तो आप ओपन रहें, फ्लेक्सिबल रहें, हर तरह की चीज के लिए, हर तरह की सिचुएशन के लिए आपको फ्लेक्सिबल होना है। ऐसा ही इकोनॉमिक्स, तो आप 9वीं 10वीं में ज्यादा इकोनॉमिक्स होती नहीं है। 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी, रमेश सिंह, संजीव वर्मा, इकोनॉमिक सर्वे बजट, इंडियन पॉलिटी एनसीईआरटी 6वीं से 12वीं में एम लक्ष्मीकांत, डीडी बसु, पीआरएस। कई बार आप किताबें पढ़ लेते हैं, एमसीक्यू नहीं करते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एग्जाम्पल, सबसे ज्यादा रेलेवेंट एग्जाम्पल है इसका लक्ष्मीकांत। बहुत सारे बच्चे को यह लगता है कि लक्ष्मीकांत तो बाइबल, लक्ष्मीकांत पढ़ ली तो सारी पॉलिटी हो जाएगी। जब इस तरह के बच्चे जब ये विचारधारा लेकर कई बार लक्ष्मीकांत पढ़ गए और एग्जाम देते हैं, तो पता चला कि एक भी क्वेश्चन उनका इंडियन पॉलिटी का करेक्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखो, पढ़ते तो सारी किताबें हुआ है। आपने 10वीं क्लास में देखा होगा कि एक बच्चे के 92% है, दूसरे के 40% है। सेम किताबें, सेम टीचर, सेम पंखा, सेम चेयर, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन एक की कैचिंग पावर बहुत अच्छी, हर तरह की सिचुएशन से वो समझ रहा है, याद कर रहा है, बार बार रिवीजन कर रहा है, दूसरा नहीं कर पा रहा है। तो यहां पे अगर कोई एमसीक्यू नहीं करेगा, ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट नहीं करेगा, तो फिर वो स्कोर नहीं करेगा। हो सकता है उसमें बहुत सारी चीजें आपको नजर आए, क्योंकि कोई भी किताब पढ़ेगा, कोई भी पॉलिटी किताब पढ़ेगा, सेम ही चीजें मिलनी है। फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं कर सकता, लैंग्वेज भी कोई चेंज नहीं कर सकता। ऐसे ही क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को चेंज नहीं कर सकता कोई। सारी किताबों में एक जैसा ही मिलेगा आपको, चाहे वो एनसीईआरटी और कोई दूसरी चीज हो। प्रॉब्लम कहां पे आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब आप उसको अप्लाई करते हैं एग्जाम में। क्या आपने एमसीक्यू के माध्यम से उसको सोल्व कर पाए, या स्कोर कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, तो वो जरूर देख लेना। कहीं सिर्फ इसी बात में कॉन्फिडेंट महसूस करो कि मैंने तो पढ़ ली है। जनरल साइंस, ये प्रॉब्लम साइंस में भी आएगी आपको। मान लो आपने 10वीं तक की एनसीईआरटी पढ़ ली, 11वीं 12वीं की पढ़ ली, जब एमसीक्यू देने के क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहे या आप सोल्व कर पा रहे, तो एमसीक्यू बहुत ज्यादा आपको ज्यादा से ज्यादा भरपूर मात्रा में एमसीक्यू जरूर कर लेने चाहिए, स्पेशली फैक्चुअल क्वेश्चन। जैसे आपने सारी +2 तक की पढ़ ली, क्वेश्चन आ गया कि बताओ बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया, जहाज का आविष्कार किसने किया, पेन, शाही वाले पेन का आविष्कार किसने किया। तो ये बातें जब होती है ना, वो एग्जाम में कई बार ये पूछ लिया जा सकता है। बहुत आसान से क्वेश्चन है, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है। जो फैक्चुअल चीजें जानकारी है वो आप तभी ज्यादा समझ पाएंगे जब आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू करेंगे। अलग अलग टाइप के जो एग्जाम होते हैं उसके एमसीक्यू करना आपको फायदेमंद होगा, स्पेशली जब आप स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं। अब वैसे भी जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं किसी की, तो ये बेसिक जानकारी इतनी तो होनी चाहिए साइंस की आपको, भले ही साइंस बैकग्राउंड हो या ना हो,
अब 10वीं तक तो साइंस का सबका बैकग्राउंड हुआ होता है। सीसेट देख लेते हैं। सीसेट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट है। उसमें आपको अर्थमेटिक की कोई भी किताब, एसएससी की, चाहे RS अग्रवाल हो या कोई आपके एसएससी की किताब हो, ऐसे एडवांस मैथ की एसएससी की किताब, रेलवे किताब, बैंक में आता नहीं एडवांस मैथमेटिक्स, रीजनिंग की कोई किताब जो एमसीक्यू फॉर्मेट में हो, कॉम्प्रिहेंशन पिछले सालों के यूपीएससी के सेम टाइप के आते हैं, वो आपको कर लेने चाहिए और प्रैक्टिस सेट इसकी ज्यादा करनी चाहिए। हमने सारे जितने भी कॉम्प्रिहेंशन आज तक आए हैं वो सबके बना रखी है नोट्स, पीडीएफ और वीडियो, तो वो आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस टेस्ट बनाए वो आप कर सकते हैं। अगर आप खुद पढ़ना चाहते हैं खुद पढ़ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। लेकिन आप प्रोफेशनल कोचिंग लेना चाहते हैं, फ्रेंडियर आइज को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको फायदा क्या है? एक ही कोई किताब नहीं लेनी पड़ेगी, दूसरा कि आपका कोई अननेसेसरी किताबें ढूंढने में टाइम खराब नहीं होगा, तीसरा फिर क्योंकि आपको टेस्ट सीरीज तो खरीदनी है, दुनिया भर के एमसीक्यू देते हैं, 20,000 एमसीक्यू जनरल स्टडी के देते हैं। उसके अलावा 71 टेस्ट हैं जिसमें 50 ये प्रीलिम्स के टेस्ट हैं वो देते हैं। तो भरपूर मात्रा में बहुत ज्यादा है वो आपको एमसीक्यू करने को मिल जाता है। इसके अलावा प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल सब्जेक्ट और इंटरव्यू, सारी चीजों को हम लोग साथ लेकर चलते हैं या सभी चीजों को कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। आपको अलग अलग जब किताबें खरीदते हैं कॉस्ट है इससे ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि दुनिया भर की किताबें करनी पड़ेगी और फिर भी ये टेस्ट सीरीज वगैरह तो ज्वाइन करनी पड़ेगी। राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो आइडिया यही है कि आप शुरू से ही ज्वाइन कर ले फ्रेंडियर आईएएस और इसी पे ही ट्रस्ट करते हुए लगातार तैयारी करें। एक सोर्स से आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी, आपका काम होगा सिर्फ तैयारी करना, चाहे वो गाइडेंस हो, कोई नोटिफिकेशन हो, कोई न्यूज हो, सारी हम बताते रहेंगे। डे वाइज शेड्यूल आपको फॉलो करना है। दुनिया भर के वीडियो आपको मिलने वाले हैं, हर चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलने वाला है, पीडीएफ मिलने वाला है, पीडीएफ का वीडियो मिलने वाला है, ठीक है, तो वो आपको फॉलो करना है। फीस है इसकी 12,500 अभी फिलहाल, ये बढ़ जाएगी फीस एक टाइम के बाद में। 50% डिस्काउंट 9 फरवरी तक, और 9 फरवरी को बैच स्टार्ट हो रहा है। इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सारी चीजें कवर करवाई जाएगी आपको, ठीक है। इस तरह से आपको शेड्यूल मिलेगा, डे वाइज शेड्यूल। तो जैसे आपको 2 या 3-4 शेड्यूल है, 3-4 पेपर है, सब्जेक्ट साथ में चलेंगे, और अगर आप 3-4 घंटे स्पीड पे पढ़ते हैं तो ये कवर हो जाएगा, और फिर 2-3-4 घंटे आप रिवीजन में डाल सकते हैं या 2-3 घंटे रिवीजन में डाल सकते हैं। तो 5 से लेकर, डिपेंड करता है आपकी एफिशिएंसी कितनी है, 8 घंटे अगर आप डेली पढ़ लेते हैं, और अगर आपकी कैचिंग थोड़ी कमजोर है तो आप 10 घंटे फिर 12 घंटे लगानी पड़ेगी। अगर कैचिंग फास्ट है तो हो सकता है ज्यादातर चीजें पहले ही आती हो आपको, तो आपको फिर वीडियो वगैरह देखने की जरूरत नहीं है, फिर आप पीडीएफ से ही काम चलाते हुए स्पीड पे ला सकते हैं इसको। रिवीजन इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने आज की चीज पढ़ी है, उसके बाद कल सुबह पहले इसका रिवीजन कर लें। रिवीजन करने में टाइम ज्यादा नहीं लगता, आधा घंटा लगेगा आपको या 20 मिनट लगेगा। लेकिन अगर आपका ये मान लो 2 महीने के बाद रिवीजन करते हैं तो फिर आपको दिक्कत है। रिवीजन इसके अंदर की होनी चाहिए कि आज का पढ़ा, एक शाम को एक बार रिवीजन करें, उसके बाद अगले दिन रिवीजन करें। रिवीजन की भरमार होनी चाहिए, वरना ये चीजें याद नहीं रहती, आपको मुश्किल लगने लग जाती है। फिर चीजें जब मुश्किल लगने लग जाती है या बहुत लंबी सिलेबस बहुत लंबा लगना स्टार्ट हो जाता है, आपको लगता है बहुत डिटेल में है। प्रॉब्लम कहां थी कि आप कैच नहीं कर पा रहे हैं। तो 10वीं तक की चीजें, ये 12वीं तक की चीजें, 10वीं तक की 12वीं तक की चीजें जो आपकी पढ़ी हुई है, वही अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही है या डिटेल लग रही है तो बहुत चिंता का विषय है। और वो समझाया जा सकता है, वो चीजें समझी जा सकती है वीडियो के माध्यम से और रिवीजन करके। वीडियो, रिवीजन और एमसीक्यू टेस्ट, ये तीनों चीजें आपको मदद करेगी आपको आगे बढ़ने में और इंटरेस्ट क्रिएट करने में। जब रिवीजन नहीं होता ना, 10-15 दिन आप पढ़ते हैं, रिवीजन ढंग से किया नहीं लगातार हर रोज, आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे लूज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो रिवीजन ही एकमात्र ऐसा आपको विकल्प है, हथियार है, जो आपको लगातार मोटिवेट करेगा। क्योंकि सिविल सर्विस में सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बाहर की कोई शक्ति आपको मोटिवेट नहीं करेगी, आपको क्या होगा, खुद ही मोटिवेशन होना है। और वो लगातार टूल्स का इस्तेमाल कीजिए। जैसे मैंने बताया, एमसीक्यू ज्यादा करेंगे, आपका इंटरेस्ट डेवलप रहता रहेगा, रिवीजन करेंगे, इंटरेस्ट डेवलप होगा। हमारी वेबसाइट पे जाना, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो baljeedhaka.com, ये फ्रेंडियर आइज की वेबसाइट है। वहां पे जाने के बाद में आपको इस तरह से मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, इस पे क्लिक करने के बाद में आपको ऐसे मिलेगा, और वहां पे आप बाय नाउ का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे, यूपीआई वगैरह के, वहां से आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है
इस ज्वाइनिंग में, तो आप हमारी टीम को फोन कर सकते हैं। ये यहां पे आप फोन करेंगे, ये व्हाट्सएप है, यहां पे व्हाट्सएप करेंगे, यहां पे फोन करेंगे, या यहां पे राइट साइड में आपको चैटिंग का ऑप्शन भी मिलेगा, तो वहां पे भी आप लाइव चैट भी कर सकते हैं। और ये ईमेल आईडी है, इसको भी आप, अगर आपका कोई इश्यू है तो आप इसमें डाल सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है। तो ये मैंने सारी कॉन्टैक्ट डिटेल है, सब कुछ दे दिया, कहां से ज्वाइन करना है, क्या पूरा प्रोसेस है। आप इसको प्रोसेस को फॉलो करते हुए बहुत अच्छा रैंक स्कोर ला सकते हैं। और ये 2020 बहुत खराब दुनिया के लिए खराब ईयर था, लेकिन 2021 दुनिया के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, भारत के लिए भी बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन आप पीछे क्यों? आपके लिए भी अच्छा होना चाहिए 2021, और होगा आपके लिए भी। पॉजिटिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने ऊपर विश्वास, और जिस कोचिंग सेंटर को आप ज्वाइन करते हैं उसके ऊपर भी विश्वास होना जरूरी है। आपका आत्मविश्वास डगमाना नहीं चाहिए हर छोटी छोटी बातों पे। तो 2021 है आपका अब तक का बेस्ट ईयर साबित होना चाहिए, और लाल बत्ती की गाड़ी आपके पास में होनी चाहिए। इस प्रेजेंटेशन में इतना है।